हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल। आज के वीडियो में हम एक बार फिर से बात करेंगे रिलायंस इंडस्ट्रीज की, जिन्होंने एक और डील कंप्लीट करी है और अब ये एक यूएस बेस्ड कंपनी सेंस हॉक में 79.4% हिस्सा एक्वायर करेंगे। तो आज के वीडियो में हम इस टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करेंगे और ये भी बात करेंगे कि क्या करंट प्राइस पे आपको रिलायंस इंडस्ट्रीज का शेयर लेना चाहिए या नहीं। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिए। तो सबसे पहले अगर बात की जाए कि भाई रिलायंस इंडस्ट्रीज सेंस हॉक को खरीद क्यों रहा है, तो उसके लिए अगर हम रिलायंस इंडस्ट्रीज के 1Q के रिजल्ट देखेंगे तो इनके अगर मेन सेगमेंट की बात की जाए तो इनका जो सबसे ज्यादा रेवेन्यू है वो आज भी जो ऑयल टू केमिकल सेगमेंट है वहां से आता है, लगभग 60% के आसपास। उसके बाद आपको रिटेल सेगमेंट से 22% रेवेन्यू दिखेगा, डिजिटल जिसमें जियो आता है वहां से 11%, और इसके अलावा जो बाकी इनके बिजनेसेस हैं वहां से लगभग 7% का रेवेन्यू आता है। और अगर हम अर्निंग्स की बात करेंगे यानी कि अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन, तो वो भी ऑयल टू केमिकल से सबसे ज्यादा आती है, लगभग 50%। उसके बाद डिजिटल यानी कि जियो से 30% की इनकी अर्निंग आती है, 10% से रिटेल अर्निंग, और बाकी की 10% अन्य बिजनेसेस से आती है। और अब रिलायंस इंडस्ट्रीज क्या प्लान कर रहा है कि जो इनका ट्रेडिशनल ऑयल टू केमिकल बिजनेस है इससे ये मूव करना चाहते हैं ग्रीन एनर्जी की तरफ, यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ। तो उसके लिए इन्होंने कमिटमेंट कर रखी है कि 100 गीगावाट की सोलर एनर्जी कैपेसिटी 2030 तक जनरेट करेंगे। आपको पता होगा मोदी जी ने कॉप 26 में कमिट किया था कि जो भारत है वो अपनी 50% जो पावर की रिक्वायरमेंट है वो रिन्यूएबल सोर्सेज से पूरा करेगा। तो उस हिसाब से हमारी जो 500 गीगावाट की जनरेशन कैपेसिटी है 2030 तक रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से आएगी। तो उसमें एक बहुत बड़ा प्लेयर रिलायंस होने वाला है, क्योंकि रिलायंस की 100 गीगावाट की कमिटमेंट है। इसके अलावा अदानी जो ग्रीन एनर्जी है वो भी इसमें बड़े प्लेयर निकल के आ रहे हैं, लगभग 45 गीगावाट वो भी 2030 तक जनरेट करना चाहते हैं। उसके बाद एनटीपीसी 60 गीगावाट के आसपास उनका कमिटमेंट है। टाटा पावर लगभग 25 गीगावाट, जेएसडब्ल्यू एनर्जी 20 गीगावाट। तो ये कुछ बड़ी कंपनीज हैं जो कि आने वाले टाइम में आप देखेंगे कि ग्रीन एनर्जी रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज में बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट करती हुई दिखेंगी। और रिलायंस की अगर बात की जाए तो इन्होंने कमिट किया है कि अगले 10 से 15 सालों में रिन्यूएबल एनर्जी एरिया में $80 बिलियन तक की स्पेंडिंग करेंगे, जो कि अपने आप में बहुत बड़ा अमाउंट है। और इसके लिए इन्होंने एक नया कॉम्प्लेक्स जो इनकी रिफाइनरी के साइड में है वहां पे इन्होंने बनाना शुरू कर दिया है। इन्होंने 4 गीगा फैक्ट्रीज के ऊपर काम शुरू किया है धीरू भाई अंबानी ग्रीन एनर्जी गीगा कॉम्प्लेक्स में। और ये वर्ल्ड स्केल प्रोडक्शन कैपेसिटी इसमें शुरू करेंगे, सोलर पैनल्स की, एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स की, इलेक्ट्रोलाइजर, फ्यूल सेल्स। और ये जो कॉम्प्लेक्स है लगभग 5000 एकड़ में फैला होगा जामनगर एरिया में। आप यहाँ पे देख सकते हैं बिजनेस स्टैंडर्ड का आर्टिकल था 2021 में जिसमें कि रिलायंस ने मुकेश अंबानी जी ने बोला था कि रिलायंस 2030 तक 100 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी जनरेट करने की एम कर रहा है। तो रिलायंस का फोकस रिन्यूएबल एनर्जी पे होने वाला है और इसीलिए इन्होंने सेंसहॉक में एक्विजिशन किया है। तो सेंसहॉक की बात की जाए तो इस कंपनी को 2018 में फाउंड किया गया था। ये अर्ली स्टेज कैलिफोर्निया बेस्ड सॉफ्टवेयर बेस्ड जो मैनेजमेंट टूल्स होते हैं उनको ये डेवलप करते हैं, जो कि सोलर एनर्जी जनरेशन इंडस्ट्री में यूज किए जाते हैं। इससे जो अपने इनके क्लाइंट्स होते हैं उनके सोलर प्रोजेक्ट जो प्लानिंग से प्रोडक्शन स्टेज होते हैं उसको एक्सेलरेट करने में हेल्प करते हैं। इसके अलावा ऑटोमेशन यूज करते हुए जो उनकी प्रोसेसेस होते हैं उनको स्ट्रीमलाइन करने में ये अपने क्लाइंट्स को हेल्प करते हैं। इसके अलावा ये सोलर डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं जो कि एंड टू एंड जो सोलर असेट लाइफ साइकिल है उसको मैनेज करता है। अगर कंपनी के टर्नओवर की बात की जाए तो 2019 में 2020 में जो इनका टर्नओवर था 1.3 मिलियन डॉलर के आसपास था। उसके बाद 1.2 मिलियन हुआ 2021 फाइनेंशियल ईयर में, और लेटेस्ट जो फाइनेंशियल ईयर 2022 है उसमें कंपनी का जो टर्नओवर है वो 2.3 मिलियन यूएस डॉलर रहा है। इसके अलावा 20 कंट्रीज में इनके क्लाइंट्स हैं, 100 से ज्यादा कस्टमर्स हैं, 600 से ज्यादा साइट्स पे काम कर रहे हैं, और 100 प्लस गीगावाट जो कैपेसिटी है उसको ये सपोर्ट कर रहे हैं। इसमें आप देख सकते हैं थर्मोग्राफी से 25 प्लस गीगावाट के क्लाइंट है, कंस्ट्रक्शन मॉनिटरिंग में 30 प्लस गीगावाट के, टोपोग्राफी में 30 प्लस गीगावाट के, हाइड्रोलॉजी में 10 प्लस गीगावाट के, सीरियल नंबर मैपिंग में 5 प्लस गीगावाट के। तो जो भी सोलर एनर्जी जनरेशन इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट है उसको ये पूरा करते हैं।
और अब अगर बात की जाए लेटेस्ट डेवलपमेंट की, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज ने स्टॉक एक्सचेंज को इन्फॉर्म किया है कि ये एक डेफिनेटिव एग्रीमेंट में एंटर हुए हैं, जिसके अंतर्गत ये सेंस हॉक का 79.4% जो हिस्सा है, जो कि एक मेजोरिटी शेयर होता है, उसको एक्वायर करेंगे और इसके लिए ये $32 मिलियन पे करेंगे, लगभग जो 255 करोड़ रुपए होता है। इसके इस पैसे के बदले में इनको सेकेंडरी मार्केट से शेयर्स मिलेंगे, यानी कि जो ऑलरेडी इशूड शेयर है, और नई इक्विटी भी इनको इशू की जाएगी। और ये जो 32 मिलियन ये पे करेंगे, $32 मिलियन यानी कि 255 करोड़ रुपए, इसमें जो फ्यूचर ग्रोथ की फंडिंग है वो भी इंक्लूड होगी, जो प्रोडक्ट्स का कमर्शियल रोल आउट है और जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, इन सब के लिए जो पैसा है वो भी इंक्लूडेड होगा। और रिलायंस इंडस्ट्रीज ने स्टॉक एक्सचेंज को बताया है कि भाई ये ट्रांजैक्शन उम्मीद कर रहे हैं कि 2022 के अंत तक कंप्लीट हो जाएगी। हालांकि कुछ रेगुलेटरी और कस्टमरी अप्रूवल रिक्वायर्ड है, लेकिन उम्मीद है कि क्योंकि कोई रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस नहीं है, तो ये क्विकली अप्रूवल मिल जाएंगे और 2022 के अंत तक ये ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाएगी। और अब अगर बात की जाए कि क्या करंट प्राइस पे हमें रिलायंस का शेयर लेना चाहिए या नहीं, तो सबसे पहले अगर पास्ट परफॉर्मेंस देखें तो 3 साल में तो इन्होंने बहुत बढ़िया रिटर्न दी, 114% की, लेकिन पिछले 1 साल से इनका शेयर थोड़ा शांत है। 1 साल में हालांकि अभी भी 7% की रिटर्न है। इस साल में भी जब निफ्टी 50 ने काफी निराश किया है, तो इन्होंने लगभग 10% की रिटर्न दी है, लेकिन पिछले 3 महीनों से ये लगभग 6% की नेगेटिव रिटर्न दे चुका है। इसके अलावा कंपनी डिविडेंड बहुत ही कम पे करती है, 0.3% के आसपास डिविडेंड यील्ड है, तो डिविडेंड के लिए तो ये शेयर अच्छा नहीं है। और अगर टिकर टेप के प्रेडिक्टिव एनालिसिस के हिसाब से देखें, तो लगभग 2800 रुपए का इसका एवरेज प्राइस आता है, 3200 रुपए का हायर साइड पे और 1975 के आसपास का लोअर साइड पे। तो अभी की जो कल की क्लोजिंग थी वो 2570 पे थी, आज ये इसका शेयर भागा हुआ था, तो लगभग 2595 रुपए पे ट्रेड कर रहा था। तो उस हिसाब से तो ये अपने मीडियम जो टारगेट है उससे नीचे पे अवेलेबल है, वैल्यूएशन अट्रैक्टिव लगता है। हालांकि बड़ा ही कॉन्ग्लोमरेट है, यानी कि मल्टी इंडस्ट्री कंपनी है, तो अगर कुछ प्रॉब्लम्स आती है तो एक बार के लिए शेयर में शॉर्ट टर्म के लिए गिरावट आ सकती है, बट लॉन्ग टर्म के लिए मुझे लगता है ये एक अच्छी बेट हो सकता है। वैल्यूएशन अट्रैक्टिव है, सबसे बड़ी कंपनी है, 17,55,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। पीईपीबी रेशियो आप कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि ओएनजीसी जो पेट्रोनेट वगैरह ऑयल एंड गैस कंपनीज के कंपनीज हैं, लेकिन ये काफी सारे दूसरे बिजनेसेस जैसे कि डिजिटल में भी है, रिटेल में भी है, न्यू एनर्जी ग्रीन एनर्जी में भी जा रहे हैं। तो इस तरह से इनकी जो पी पीबी रेशियो है कंपेरेबल नहीं है, बट ठीक ठाक लगती है। रिटर्न ऑन इक्विटी लगभग 7.8% की है। नेट प्रॉफिट इनका पिछले साल का लगभग 68,000 करोड़ था, भारत में सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल प्रॉफिट कमाने वाली कंपनी है। और डेट टू इक्विटी भी इनकी अब काफी बेटर हो चुकी है। तो अगर आपका लॉन्ग टर्म विजन है, तो किसी भी गिरावट पे मुझे लगता है कि इस शेयर को आप खरीद सकते हैं। हालांकि वीडियो क्लोज करने से पहले मैं हमेशा की तरह डिस्क्लेमर दूंगा कि जो भी व्यूज हैं वो मेरे पर्सनल हैं। अगर आप किसी भी शेयर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो अपनी फर्दर रिसर्च के बेसिस पे ही कीजिए। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।